बैक टू अनदर वीडियो और आपका स्वागत है। आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसका टाइटल है अजय बिष्ट AKA योगी आदित्यनाथ फुल डॉक्यूमेंट्री इन हिंदी। तो चलिए देख लेते हैं वीडियो, लेकिन से पहले इस वीडियो चैनल का लिंक आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक शेयर को फॉलो कीजिए चैनल को। उसके अलावा व्लॉग चैनल का लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक शेयर को फॉलो तो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। चाणक्य ने कहा था कि एक योगी से बेहतर कोई भी राजा अपने राज्य को नहीं चला सकता है, और आज से 2300 साल पहले की गई इस बात में कितना दम है ये पता करना ही इस डॉक्यू सीरीज का मेन पर्पस है। यस, डॉक्यू सीरीज। ये हमारी रेगुलर डॉक्यूमेंट्री नहीं है। मैंने और मेरी टीम ने कई सारी मीटिंग्स और डिस्कशंस के बाद ये डिसाइड किया है कि योगी आदित्यनाथ को लेकर हम डॉक्यूमेंट्री नहीं बल्कि एक 3 एपिसोड डॉक्यू सीरीज बनाएंगे, और योगी जी को लेकर आज तक का सबसे पावरफुल और यूनिक कंटेंट आपके लिए लेकर आएंगे जो अभी तक पूरे YouTube पर किसी ने नहीं लाया हो। और इसीलिए हमने डॉक्यू सीरीज ये एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है। सबको लगता है कि योगी जी एक हार्डकोर राइट विंगर है, लेकिन 99% लोगों को ये पता ही नहीं है कि शुरू में योगी जी CPIM जो कि एक कम्युनिस्ट या कह लो कि लेफ्ट लीनिंग पार्टी है उससे जुड़ने वाले थे, और ये बात खुद योगी जी ने ही बताई है। सबको लगता है कि योगी जी अचानक से यूपी के CM बन गए, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि योगी जी जब सिर्फ 25 साल के थे तब से वो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं। कई लोग मानते हैं कि अगली बार योगी जी भारत के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, लेकिन इसको लेकर मेरा एक अलग ऑब्जर्वेशन, और हो सकता है कि कईयों को ये बात डाइजेस्ट भी ना, तो वो भी हमने इस डॉक्यू सीरीज में एक यूनिक पर्सपेक्टिव के साथ एक्सप्लेन किया है, इसलिए उसे तो बिल्कुल ही मिस मत करना। और इस सब के अलावा हमने योगी जी की लाइफ को 360 डिग्री स्टडी करके उनके लाइफ की ऐसी स्टोरीज, ऐसे इंसिडेंट्स, ऐसी हिडन बातें डिग डाउन की है जो पब्लिक डोमेन में कहीं भी इजीली अवेलेबल नहीं है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट एपिसोड ऑफ दिस एक्सक्लूसिव डॉक्यू सीरीज। यदा यदा हि धर्मस्य जब जब धर्म की हानि होगी ग्लानिर्भवति भारत और अधर्म की वृद्धि होगी। उत्तर प्रदेश में एक बेहद हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। पुलिस बदमाश को उसके घर में ही छोड़कर थाने लौट आती। डराने धमकाने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी क्योंकि सरकार अपनी। Today there was violence in another court. 2 men accused of murder were shot dead in the court premises. 3 दिन के अंदर 3 गैंग की वारदात से सिसक रहा है उत्तर प्रदेश। आजम खान की 7 भैंसें पिछले दिनों चोरी हो गई थी और गायब हुई भैंसों की खोज में पूरी यूपी पुलिस लग गई। 3 heinous incidents of gangster have surfaced from the state. कानून व्यवस्था बेहतर हो उसके लिए लगातार सरकार काम कर रही है। The brother of a local Samajwadi Party MLA shot a man after the victim tried to overtake his car and accidentally bumped into it. उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ जघन्य अपराध रुक नहीं रहे। लड़कियों को भी पीटा गया है। ये मत लगाया कर, बंद करा देंगे। ये लड़के हैं, गलती हो जाती है। कहा जाता है कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। आज से लगभग 2300 साल पहले धनानंद नाम का एक राजा हुआ करता था। ये वही राजा था जिसने चाणक्य को पूरी प्रजा के सामने अपमानित करके दरबार से बाहर निकाल दिया था। वैसे अगर देखा जाए तो इसका राज्य इतना समृद्ध था कि इसे पैसों से लेकर सेना तक किसी चीज की कमी नहीं थी। लेकिन धनानंद के शासन में करप्शन, क्राइम्स, वायलेंस, महिलाओं पर अत्याचार, गरीबों की लूटमार, टैक्सेस, ये सब इस लेवल पर बढ़ चुका था कि एक आम आदमी के पास गर्दन नीचे करके अपनी किस्मत को कोसने के अलावा कोई और ऑप्शन ही नहीं बचा था। और ऐसे हालातों में चाणक्य, जिनकी चाणक्य नीति को आज भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में एज अ केस स्टडी पढ़ा जाता है, वो धनानंद के पास उसे समझाने के लिए जाते हैं, तो वो उल्टा उन्हीं को अपमानित करके दरबार से बाहर निकाल देता है। और जैसे कि मैंने कहा था कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। जैसे 2300 साल पहले चाणक्य को साधु बोलकर अपमानित करके दरबार से बाहर निकाला गया था, वैसे ही 2300 साल बाद एक और इंसान को, और वो भी पार्लियामेंट के अंदर, साधु कहकर अपमानित किया गया था। और इसका नतीजा कुछ यूं हुआ कि जिस तरह चाणक्य ने अपने डूबते हुए राज्य को बचाने के लिए पूरे सिस्टम को स्क्रैच से रिबिल्ड किया था, कुछ वैसे ही इस साधु ने पूरे उत्तर प्रदेश को स्क्रैच से रिबिल्ड किया है। जिस तरह धनानंद के शासन में करप्शन, क्राइम्स, वायलेंस, महिलाओं पर अत्याचार, गरीबों की लूटमार, टैक्सेस, ये सब चीजें पीक पर थी, कुछ वही हाल आज से कुछ साल पहले उत्तर प्रदेश का था। और वो क्या लेवल का था वो आपको एक छोटे से इंसिडेंट से पता चल जाएगा। साल 2001
जगह उत्तर प्रदेश का एक पुलिस स्टेशन। एक आदमी वहां आता है, वो कोई आम आदमी नहीं था, यूपी का एक सिटिंग मिनिस्टर था। जब वो थाने में एंटर होता है तब वहाँ स्टेशन में लगभग 25 से भी ज्यादा पुलिस ऑफिसर्स और कांस्टेबल्स मौजूद थे। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, सब लोग अपना अपना काम कर रहे थे और वो मिनिस्टर बिल्कुल बेफिक्र था, क्योंकि ऑब्वियसली एक तो वो खुद एक मंत्री था और ऊपर से वो एक पुलिस स्टेशन के अंदर बैठा हुआ था। लेकिन कुछ ही देर बाद वहाँ कुछ बहुत ही शॉकिंग हुआ। अचानक से बिना किसी हंगामे के, बिना किसी भागदौड़ के एक आदमी उस पुलिस स्टेशन में एंटर करता है। उसका ना चेहरा ढका हुआ था और ना उसके चेहरे पर किसी चीज का कोई डर था। वो बस आगे बढ़ता है, उसकी नजर वहाँ बैठे मिनिस्टर पर पड़ती है और वो तुरंत अपनी जेब में रखी हुई एक बंदूक निकालकर दिन दहाड़े पुलिस स्टेशन में पुलिस वालों के सामने उस सिटिंग मिनिस्टर पर गोलियां चला देता है। ये बात तो अपने आप में शॉकिंग थी ही, लेकिन इससे भी शॉकिंग बात तो तब हो जाती है जब वहां खड़े 20-25 पुलिस ऑफिसर्स, उन्होंने अपनी आंखों से ये मंजर देखा था। वो अदालत में खड़े होकर बोलते हैं कि उस दिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। सोच कर देखो कि दिन दहाड़े पुलिस स्टेशन में घुसकर एक मिनिस्टर पर गोलियां चलाने वाला गुंडा, जिस पर 60 से भी ज्यादा क्रिमिनल चार्जेस थे, वो अगले 19 साल तक खुलेआम घूमता रहा। इस इंसिडेंट यानी 2001 के बाद यूपी में 4 बार सरकारें बदली, लेकिन किसी ने भी इस गुंडे को पकड़ने की कोशिश नहीं की, या फिर कह लो कि उनकी हिम्मत नहीं हुई। उल्टा इस गुंडे को सिस्टम खुद बचाता रहा और एविडेंसेस को छुपाता रहा। और ये गुंडा कोई और नहीं बल्कि यूपी का वन ऑफ द बिगेस्ट माफिया विकास दुबे था। हालांकि बाद में इसका योगी गवर्नमेंट के अंडर क्या हाल किया गया, इस पर आएंगे हम, लेकिन अभी इस इंसिडेंट से बस इतना समझ लो कि लॉ एंड ऑर्डर के मामले में यूपी किस हद तक गिर चुका था। गुंडे वहां सरकार से भी ज्यादा पावरफुल बन चुके थे और पुलिस क्या कर रही थी ये भी आपको एक छोटे से इंसिडेंट से बताता हूं। और ये इंसिडेंट सुनकर आपको हंसना चाहिए या डर जाना चाहिए, वो आप खुद डिसाइड करो। जहां तक मुझे याद है 2013 या 14 का इंसिडेंट है ये, और यूपी में बलिया नाम से एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां की बात है। और जो मैं बताने वाला हूँ वो किसी अपोजिशन नेता या किसी जर्नलिस्ट या किसी एक्टिविस्ट को कोट करके नहीं बताऊंगा, बल्कि मोहम्मद जियाउद्दीन रिजवी, जो कि उस वक्त की रूलिंग पार्टी के एमएलए थे, उनको कोट करके बताऊंगा। इन्होंने एक बार ओपनली आकर कह दिया था कि उत्तर प्रदेश में करप्शन इतना पीक पर पहुंच चुका है कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स और पुलिस ऑफिसर्स विधायकों से भी रिश्वत मांग रहे हैं। एक आम आदमी के बारे में तो क्या ही कहे, सोच कर देखो कि एक विधायक जो खुद सरकार का एक हिस्सा होता है, उसी से ये लोग रिश्वत मांग रहे हैं। और ये बात यही खत्म नहीं होती, वो आगे कहते हैं कि ये करप्शन इतना सिस्टमैटिकली हो रहा है जिससे ऐसा लगता है कि कोई तो इसे सीक्रेटली प्लान करके इंस्टीट्यूशनलाइज कर रहा है। ये खुद एक एमएलए बोल रहा है। और ये बात यहाँ पर भी खत्म नहीं होती, क्योंकि इससे भी शॉकिंग बात अब आने वाली है। इस बलिया डिस्ट्रिक्ट के चिटगांव में एक पुलिस स्टेशन है। वहाँ एक दिन पुलिस स्टेशन के अंदर एक प्रोटेस्ट होता है, और ये प्रोटेस्ट कोई आम लोग नहीं बल्कि खुद पुलिस वाले कर रहे होते हैं। लगभग 30 से भी ज्यादा सब इंस्पेक्टर्स और कांस्टेबल्स पुलिस स्टेशन के अंदर ही धरने पर बैठ जाते हैं। और इनकी डिमांड क्या होती है पता है? ये लोग कहते हैं कि उनके सीनियर ऑफिसर्स रिश्वत से जो पैसा कमा रहे हैं वो हम लोगों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा। जस्ट इमेजिन कि करप्शन को लेकर यूपी में क्या लेवल की सिचुएशन हो रखी थी। पुलिस वाले पहली तो सही बात है की बजाय इस बात पर आवाज उठा रहे थे कि हमें हिस्सा नहीं मिला, इक्वली नहीं मिल रहा है। और आखिर में वही एमएलए ये भी कहता है कि मैंने पूरे पुलिस स्टेशन के खिलाफ एक्शन लेने की मांग की, लेकिन मेरी बात किसी ने नहीं सुनी। मतलब एक एमएलए की बात को इग्नोर किया जा रहा था यूपी में। तो फिर सोच कर देखो कि एक आम आदमी की बात को वहाँ कितनी ही वैल्यू मिलती होगी। और अब आखिर में वो एमएलए एक और बात बोलता है कि अगर मुझे कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए होगा तो शायद ये पुलिस वाले मुझसे भी रिश्वत मांग ले। और इस विधायक का ये स्टेटमेंट जब मीडिया में आता है तो उसके रिस्पॉन्स में गवर्नमेंट का एक स्पोक्स पर्सन बस इतना कहता है, हमें विधायक जी के गुस्से के बारे में पता है और मामला जल्द ही सुलझा लिया जाएगा और इस पर हो सकता है कि हम कोई इंक्वायरी भी बिठा दें। इतने बड़े मैटर में ना किसी को अरेस्ट किया गया और ना ही किसी के अगेंस्ट कोई एक्शन लिया गया। विधायक जी को बस अश्योरेंस का चूरन देकर शांत करा दिया गया। इस सब के चलते यूपी की जनता सुधार की उम्मीद में अलग अलग नेताओं को भी चुनकर ला रही थी। मायावती जी से परेशान होकर जनता ने मुलायम सिंह यादव जी को सीएम बना दिया। फिर मुलायम सिंह यादव जी से परेशान होकर फिर से मायावती जी को सीएम बना दिया। मतलब जनता को थोड़ी बहुत उम्मीद थी मायावती जी से, लेकिन पावर में आते ही मायावती जी ने क्या किया पता है? उन्होंने जनता ने पे किए हुए टैक्सेस के पैसों से यूपी में खुद की ही मूर्तियां बनवाई। और ये कोई एक दो मूर्तियां नहीं बल्कि 2600 करोड़ रुपए खर्च करके उन्होंने कई अलग अलग जगहों पर अपने स्टैच्यूज खड़े किए। ये हाथियों वाला पार्क आपने कभी ना कभी किसी फोटो या वीडियो में देखा होगा। ये मायावती जी ने ही बनवाया था। और ये हाथी कुछ और नहीं बल्कि उनकी पार्टी बीएसपी का ही सिंबल है। यानी जनता के पैसों में से 2000 करोड़ से भी ज्यादा खर्च करके इन्होंने अपने पार्टी का सिंबल बनवाया। उस पार्क में खुद के स्टैच्यूज भी बनवाए और जनता को इससे कोई दिक्कत ना हो और उल्टा जनता इन्हें और सपोर्ट करे।
इसीलिए इस पार्क का नाम अंबेडकर पार्क रख दिया। यहाँ तक कि जिन मायावती से लोगों को थोड़ी बहुत उम्मीद थी, उस दौरान मायावती जी का बर्थडे केक 63 kg का था, क्योंकि वो उनका 63rd बर्थडे था। और अब जरा ये वीडियो देखना, उस केक पर उनके सपोर्टर्स इस तरह से टूट पड़ते हैं जैसे वो अपनी लाइफ में पहली बार केक खा रहे हैं। और उन्हीं के बर्थडे पर एक और सेलिब्रेशन, इनफैक्ट एक ग्रैंड सेलिब्रेशन हुआ जिसमें इस तरह से लड़कियों को नचवाया गया था। क्या ये सच नहीं है कि भ्रष्टाचार एक राष्ट्रीय रोग बन गया है? अब अगर देखा जाए तो ये इंसिडेंट कोई क्राइम नहीं है, लेकिन एटलीस्ट ये सब चीजें दिखाती है कि स्टेट में जब क्राइम पीक पर था, करप्शन पीक पर था, वैसे में जनता इनको चुनकर ला रही है, तो इनका इतना तो फर्ज बनता है कि सिस्टम में कुछ सुधार लेकर आए। लेकिन वो करने की बजाय यूपी की सभी सरकारें सिर्फ अय्याशी करने में बिजी थी। और इस सब के चलते ये सब इस लेवल पर बढ़ चुका था कि करप्शन से लेकर सब कुछ इनडायरेक्टली इंस्टीट्यूशनलाइज हो चुका था। में 8 पुलिस कर्मियों का हत्यारा विकास दुबे अब तक गिरफ्त से बाहर है। गवर्नमेंट और माफिया एक ही सिक्के के दो पहलू बन चुके थे। इवन ये कहना भी गलत नहीं होगा कि कई केसेस में माफिया सरकार से भी बड़ा बन चुका था। लोग अपने ही स्टेट में अनसेफ फील करने लगे थे। लड़कियां रात में तो क्या, दिन में भी घर से बाहर निकलने में डरती थी। और लड़कियां तो क्या, इवन लड़के भी रात में घर से बाहर निकलने से डरते थे। कुछ ये हाल हो चुका था उत्तर प्रदेश का। इवन डेटा भी देखो तो करप्शन में यूपी टॉप पर था, क्राइम रेट्स में टॉप पर था। सबसे ज्यादा मर्डर केसेस, सबसे ज्यादा रेप केसेस वहीं पर होते थे। इकोनॉमी पूरी बर्बाद हो चुकी थी और लॉ एंड ऑर्डर और जस्टिस का दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं। और इसके चलते गुंडा राज, माफिया स्टेट, बीमारू स्टेट, ऐसी हेडलाइंस तो यूपी के लिए बिल्कुल कॉमन हो चुकी थी। यहाँ तक कि बाहर के राज्यों में काम करने के लिए गए हुए जो लोग थे, उन्हें मैं यूपी का हूँ ये बोलने में भी शर्म आती थी। यानी उत्तर प्रदेश एक ऐसे दलदल में आकर फंस चुका था जहाँ से उन्हें शायद ही कोई बाहर निकाल सकता था। लेकिन अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब अधर्म बढ़ने लगता है तब मैं इस धरती पर आता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। सत्पुरुषों की रक्षा के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए और धर्म की पुनर्स्थापना के लिए मैं हर युग में जन्म लेता हूँ और आगे भी हर युग में जन्म लेता रहूँ। साल 2017 उत्तर प्रदेश में चुनाव होते हैं और इस बार यूपी को एक नया लीडर मिल जाता है, योगी आदित्यनाथ। और यही से यूपी की कहानी एक नया मोड़ ले लेती है। सीएम बनने के कुछ ही दिनों बाद एक ऑफिसर योगी जी के पास एक फाइल लेकर आता है। अब क्योंकि योगी जी यूपी के नए सीएम बन चुके थे, इसलिए उनके कंफर्ट और सिक्योरिटी के लिए उस फाइल में 2 नई मर्सिडीज एसयूवी का प्रस्ताव लिखा होता है। लेकिन योगी जी मर्सिडीज खरीदने से मना करते हैं और उल्टा उस ऑफिसर से ये कहते हैं कि मुझे अखिलेश जी की पुरानी गाड़ी से कोई दिक्कत नहीं है, जनता की खून पसीने की कमाई इस तरह से खर्च नहीं की जाएगी। इस एक स्टेटमेंट से योगी जी ने सालों से चलती आ रही परंपरा को तोड़ दिया था। मायावती 1 करोड़ रुपए की लैंड क्रूजर यूज करती थी, अखिलेश यादव 1.5 करोड़ रुपए की मर्सिडीज यूज करते थे। लेकिन यूपी में पहली बार एक सीएम आकर बोल रहा था कि जो है उसी में काम चल जाएगा। अब यहाँ अगर देखा जाए तो एक सीएम के लिए 1-2 करोड़ रुपए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन इस एक फैसले से योगी जी ने सिस्टम का जो माइंडसेट शिफ्ट कर दिया था, वो अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात थी। इसके बाद योगी जी के पास एक और फाइल आती है और उस फाइल में कैबिनेट मिनिस्टर्स के लिए 30 लाख रुपए से ज्यादा कीमत की फॉर्च्यूनर एसयूवीज खरीदने का प्रस्ताव था। लेकिन योगी जी इसके लिए फिर से मना कर देते हैं और कहते हैं कि फॉर्च्यूनर की बजाय उन्हें इनोवा देंगे, जिससे कि सेफ्टी भी मेंटेन रहेगी और खर्च भी कम होगा। इसके बाद योगी जी एक और डिसीजन लेते हैं कि कालिदास मार्ग, यानी ये यूपी का वो एरिया है जहाँ सीएम का ऑफिशियल रेसिडेंस है और साथ ही उसी एरिया में सभी टॉप मिनिस्टर्स और सीनियर ब्यूरोक्रेट्स के बंगलोज भी लोकेटेड है। इसीलिए इसे बेसिकली यूपी का पावर कॉरिडोर कहा जाता है। लेकिन इसको लेकर योगी जी ये डिसीजन लेते हैं कि इस एरिया में जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, उन सबके घर के इंक्लूडिंग सीएम रेसिडेंस के स्प्लिट एसीज को हटवा दो। और ये बात खुद बीजेपी के एक फॉर्मर मिनिस्टर आईपी सिंह जी ने बताई है। अब देखो, ये सब करने के पीछे योगी जी का पर्पस ये नहीं था कि उन्हें बिजली का बिल बचाना है। ये सभी गवर्नमेंट ऑफिसर्स, मिनिस्टर्स और पूरे सिस्टम के लिए एक साइलेंट मैसेज था कि पुराने नियम अब भूल जाए, क्योंकि यूपी का गवर्नेंस अब नए नियमों पर चलेगा। जहां पहले सरकारी पैसों से नेताओं की मूर्तियां बन रही थी, ऑफिसर्स रिश्वत के बगैर काम नहीं करते थे, वहां अब सरकार कह रही थी कि लेस इंपॉर्टेंट चीजों पर बिल्कुल भी पैसा खर्च नहीं होगा। और सीएम बनने के बाद शुरू के कुछ ही दिनों में योगी जी ने जो डिसीजंस लिए, उससे यूपी की ब्यूरोक्रेसी, पुलिस और पॉलिटिकल क्लास को पहली बार ये एहसास हो चुका था कि ये सीएम बाकी सीएम जैसा नहीं। और यही वो पॉइंट था
जहां से यूपी की पॉलिटिक्स एक नया मोड़ ले लेती है। और ये योगी शासन की बस शुरुआत थी। अभी तो वो बस उनके अंडर ऑपरेट होने वाले ऑफिसर्स और मिनिस्टर से भिड़ गए थे। अब इस कहानी में बड़े बड़े माफियाज, गुंडे, गैंगस्टर्स और क्रिमिनल्स की एंट्री होने वाली थी। इसीलिए इस डॉक्यू सीरीज के अगले एपिसोड में ठोक देंगे पॉलिसी, बुलडोजर जस्टिस, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, एंटी रोमियो स्क्वाड, इन सब चीजों को बहुत ही इन डेप्थ में जाकर एक्सप्लेन किया है। और इवन ये भी एक्सप्लेन किया है कि किस तरह योगी जी ने एकदम ब्रूटल तरीके से माफिया को घुटनों पर लाया है और कैसे करप्शन को ऑलमोस्ट खत्म कर दिया है। और योगी जी को लेकर सबसे बड़ा सवाल, क्या योगी जी ही भारत के अगले प्राइम मिनिस्टर होंगे? ये भी मैंने एक ऐसे पर्सपेक्टिव के साथ डिकोड करने की कोशिश की है जो कि मोस्टली कोई भी मेनस्ट्रीम मीडिया डिस्कस नहीं कर रहा है। इसलिए उस एपिसोड को जरूर देखना और इस डॉक्यू सीरीज का एक भी एपिसोड मिस नहीं करना है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, खत्म हो गई। हाँ। मुझे लगा शायद अभी भी कुछ होगा। नहीं, खत्म हो गई। अच्छी वीडियो थी और जिस तरीके से उन्होंने योगी आदित्यनाथ जी के बारे में बताया, काफी मतलब नई एक चीज पता चली कि वो काफी टाइम से बहुत यंग पॉलिटिक्स से में आपको काफी, है। जैसे ये मुझे भी नहीं था पता, मैं तो बल्कि खुद देखकर उन्हें हैरान हुआ। मोस्टली ये लगता है कि भाई एकदम से कोई भी पावर में नहीं आता, एक स्ट्रगल रहती है। हम तब देखते हैं जब वो पावर में जो है वो आ जाते हैं या ज़िंदगी में बहुत अच्छा जो है वो ना बना लेते हैं, लेकिन काफ़ी देर से वो आपको जो है पॉलिटिक्स में नज़र आ रहे हैं। अच्छा, वैसे वीडियो में जो है वो जो भी बातें वो कह रहे थे, पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा था, चीज़ें जो है ना बहुत सुनी सी जो है वो लग रही हैं कि भाई बड़े लंबे अरसे से ये नहीं तो वो नहीं तो वो नहीं तो फिर वो ये चीज़ जो है वो चलती है। लेकिन हाँ, फिर जब कोई एक बंदा ऐसा आता है जो वाकई लोगों के लिए काम करना चाहे तो चीज़ें फिर आपको बदलती हुई जो है वो नज़र भी आती हैं। रातों रात कुछ भी नहीं होता, कोई भी जो है अगर कोई ईमानदार इंसान भी आता है उसे भी थोड़ा सा टाइम जो है वो लगता है, लेकिन हाँ उसका फ़ायदा ये होता है कि भाई आपको ना इफ़ेक्ट आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो नज़र आना शुरू हो जाता है कि हाँ भाई अब कुछ हो रहा है। और जिस तरह की वीडियो में बातें बताई गई, मतलब बहुत ही शॉकिंग थी, स्पेशली जो पुलिस स्टेशन वाली थी। मतलब वो मैंने सच में पहली दफ़ा ही कुछ इस तरह का सुना है। मैं ऐसा नहीं कह रही कि होता नहीं होगा, बिल्कुल होता होगा, बहुत सारी जगहों में, बहुत सारी कंट्रीज़ में ऐसा होता होगा और अभी भी होता है। लेकिन ये कि कुछ कंट्रीज में क्या होता है कि चीजें सामने आ जाती हैं और कुछ में इन सब चीजों को छुपा लिया जाता है, वो लोगों तक पहुंचाया ही नहीं जाता। मुझे लगा था प्रोटेस्ट कर रहे होंगे, इस वजह से करेंगे भाई ऊपर वाले तो बड़े तंग पड़े हुए हैं, हम बहुत तंग हैं तो कुछ किया जाए। तो वो ये तो कह रहे थे कि कुछ किया जाए ना, हमारा हिस्सा दिया जाए। बाकी जो केक वाला एक बीच में सिचुएशन थी, ये तो मैंने पाकिस्तान में भी बहुत देखी हुई है कि लोग मतलब जहाँ पर ऐसे पॉलिटिकल रैलीज होती हैं, फेस्टिवल होती हैं, ओ गॉड, ऐसे मुझे समझ नहीं आती आज तक कि क्या ये इन लोगों की जिंदगी का आखिरी खाना होता है, इसके बाद क्या इनको वो खाना नहीं नसीब होगा? अच्छा, इस तरीके से क्यों लोग बिहेव करते हैं? हाथों से ऐसे करके, इवन ऐसे हाथों से भर के यार लोग खा रहे होते हैं। इवन मैंने कुछ शादियों पर भी लोगों को ऐसे करते हुए देखा है कि लोग डायरेक्ट जो बर्तन होता है ना खाने वाला, उसमें हाथ जो है वो डालकर तो खाना जो है वो ले लेते हैं। तो आई डोंट नो कि ये किस तरह की मानसिकता है, बट मुझे लगता है कि एक पॉलिटिशियन का ये काम है, वो उनकी ड्यूटी है कि उन्होंने एक समाज जिसके लिए लोगों ने उनको चुना है उसकी रक्षा करना, वो उनकी ड्यूटी बनती है। और मैं ये बात खुद कहूँगी कि भाई ये भी बड़ी ब्लेसिंग होती है कि अगर आपको कोई ऐसा लीडर मिल जाता है जिसकी आप कह लो कि छत्र छाया में आप सेफ फील करते हो। क्योंकि मुझे लगता है ना कि जो आप मतलब लोग होते हैं, जो आम आवाम होती है, उनको सिर्फ यही चीज़ें चाहिए होती हैं, सिक्योरिटी, खाना पीना उनका, उनकी ज़िंदगी सुकून से गुजरे, रोटी कपड़ा मकान, हाँ बस, और सिक्योरिटी उनकी होनी चाहिए लाइफ में, वो खुश रहते हैं इस चीज़ से। कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब करना टिल देन।